साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है, जो डिकोड एग्ज़ाम नाम से एक कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर जो कि जीएस का टेस्ट पेपर है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट पेपर के 140 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और जो शेष बचे हुए 70 प्रश्न होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए, अहीर समाज द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो है पाई डंडा नहीं। अहीर समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो होता है वो नटवरी नृत्य होता है और वहीं महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाने वाला नृत्य शौरा नहीं होता है, बल्कि राई नृत्य होता है। क्या होता है? राई नृत्य होता है। और जनजातीय समाज द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो होता है रागनी नहीं होता है, बल्कि कर्मा नृत्य होता है। तथा रामनवमी पर होने वाला नृत्य जोगनी नृत्य होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है मेले और क्षेत्र से। तो देखिए, आपका यहां पर यदि हम सुमेलित करें, एक सेकेंड, यहां पर एक मिनट। शोरो मेला, आपका शोरो मेला कहाँ का है? ये आपका हमीरपुर का है। और ध्रुपद मेला कहाँ का है? वाराणसी का है। फाल्गुन मेला जो है आपका रामपुर का है। और कंशवध मेला कहाँ का है? तो ये काशगंज का है। तो 3142 इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहां फिर से आप देख सकते हैं। देखिए, कंसवध मेला हमीरपुर में होता है। कंसवध मेला हमीरपुर में है। ध्रुपद मेला वाराणसी में है। शोरो मेला आपका काशगंज में है और फाल्गुन मेला रामपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी निम्नलिखित में से किसकी उपभाषा है? तो यह जो है पूर्वी हिंदी की उपभाषा है अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। आगे बात करते हैं। अवधी बोली का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, अवधी जो है उन्नाव में, बलरामपुर, फतेहपुर में बोली जाती है, परंतु कानपुर में नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अवधी का जो क्षेत्र है वो आपका अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर अंशतः, परंतु इसमें कहीं भी कानपुर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव जो है किसने रखी थी? हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। देखिए, चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, जिसे आगरा शैली भी कहते हैं, थी, जिसकी नींव हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो देखिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कला एवं शिल्प महाविद्यालय इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि लखनऊ में है। वाश एवं टेम्पा शैली वाश एवं टेम्पा शैलियां शुरू की है किसने? तो ललित मोहन सेन ने नहीं, बल्कि अशित कुमार हलदार ने शुरू किया है। जबकि ग्राफिक विद्या की शुरुआत ये ललित मोहन सेन ने चालू किया था। तो ये ए बी सी ये सुमेलित नहीं है। वहीं डी हरदौल बुंदेली लोकगीत है। हरदौल क्या है? बुंदेली लोकगीत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? देखिए, किरणदर आपका लखनऊ, राज कपूर चितेरा प्रयागराज, मतलब ये शैलियां हैं। तो किरणदर जो है लखनऊ स्कूल का है, राज कपूर चितेरा प्रयागराज, अमृता शेरगिल गोरखपुर, महेंद्र नाथ सिंह जो है कासगंज नहीं है। अमृता, ये जो है आपके महेंद्र नाथ सिंह जो है ये कासगंज नहीं है। तो ये डी वाला सही नहीं है, डी वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? तो आप यहाँ पे देखिए, लावनी आपका पूर्वांचल लोकगीत है। चंगेलिया बिहार लोकगीत है। मल्हार ब्रज क्षेत्र लोकगीत नहीं है। मल्हार जो है ब्रज क्षेत्र लोकगीत नहीं है। कहाँ का है मल्हार? तो मल्हार आपका, एक सेकेंड, देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए, लावनी पूर्वांचल की नहीं है, चंगेलिया बिहार लोकगीत नहीं है, मल्हार ब्रज क्षेत्र लोकगीत है। तो सी वाला सही है। मल्हार जो है ब्रज क्षेत्र लोकगीत है, सोहनी पश्चिमी लोकगीत नहीं है। देखिए क्या सही है। देखिए, लावनी जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र लोकगीत है, चंगेलिया बुंदेली लोकगीत है, मल्हार ब्रज क्षेत्र लोकगीत है और सोहनी पूर्वांचल लोकगीत है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? कौन सही है? यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है।
देखिए, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव-भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। ये कथन सही है। दूसरा, वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ, ये भी सही है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही हैं। 1, 2, 3 सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन-सा सही है। देखिए, हैदर खां, ये रामपुर घराने से संबंधित है, रामपुर घराना। कालका प्रसाद मिश्र, लखनऊ घराना। भीमसेन जोशी, किराना घराना। मोदू खां, बनारस घराना। तो 2, 3, 1, 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ फिर से देखते हैं, देखिए, हैदर खां रामपुर घराना, मोदू खां बनारस घराना, कालका प्रसाद मिश्र लखनऊ घराना, भीमसेन जोशी किराना घराना। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। व्यक्ति और किस वो विधा से संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, 2 सूचियाँ हैं यहाँ पर। एक सेकेंड। पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद ये पखावज वादक हैं, पखावज वादक। रहीम सेन जो हैं आपके क्या है, सितार वादक हैं। हनुमान मिश्र क्या हैं, सारंगी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं, ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज वादक, रहीम सेन सितार वादक हैं, और हनुमान मिश्र जो हैं सारंगी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 1994 में हुआ। आगे देखते हैं, 2 सूचियां हैं, आंदोलन और वर्ष, इन्हें सुमेलित करना है, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे सीधे सुमेलित वाला ही देख लेते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 का है। साइलेंट वैली 1978 का है। चिपको आंदोलन 1973 का है। बिश्नोई आंदोलन 1700 का है। फिर से देख लीजिए, जंगल बचाओ आंदोलन 1982, साइलेंट वैली 1978, चिपको आंदोलन 1973, बिश्नोई आंदोलन 1700। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वन भूमध्य सागरी प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और सर्दियां ठंडी और नम होती हैं। यह विशेषताएं किस प्रकार के वन की हैं? तो ये विशेषताएं समशीतोष्ण वर्षा वन की है। समशीतोष्ण वर्षा वन की है, ए ऑप्शन। समशीतोष्ण वर्षा वन में क्या है, दुनिया के कुछ हिस्सों में ये वन भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और सर्दियां ठंडी और नम होती हैं। इनमें आमतौर पर कम चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ये 4 घटनाक्रम है, इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखें, देखिए, साइट्स, ये आपका जो CITES साइट्स किसकी स्थापना कब होती है? 1973 में। नैरोबी डिक्लेरेशन, नैरोबी घोषणा पत्र जो है आपका 1982 का है। इसी प्रकार से हेलेंस्की घोषणा जो है आपका 1989 का है, और जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन या जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2002 का है। तो सबसे लास्ट में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है। तो साइट्स 1973, नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, हेलेंस्की डिक्लेरेशन 1989, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन आपका 2002। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान के लिए प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान के लिए प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करता है? तो कौन करता है इसमें से? इसमें देखिए, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड जो है, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड के द्वारा यह कार्य किया जाता है। मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत एक प्रमुख उपकरण है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची पर आर्द्रभूमि साइटों का एक रजिस्टर है। यह उन साइटों पर प्रकाश डालता है जहां पारिस्थितिकी चरित्र में प्रतिकूल परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना है, और इसलिए प्राथमिकता संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड को सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान देने के लिए प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए नियोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, यहां हमें इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पे सीधे आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन, जीवाश्म ईंधन का जलना। हाइड्रोकार्बन कैसे निकलता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से। ओजोन, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से आपका ओजोन परत का क्षरण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्रोत क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। स्मॉग का वाहनों से होने वाला प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन बाजरा में होने वाला रोग नहीं है? बाजरा में होने वाला रोग नहीं है। देखिए, बाजरा में अर्गट होता है, हरित बाल होता है, कनकुआ होता है, परंतु लुतिसिता, सॉरी,
तुली सीता रोग जो है ये आपका बाजरा में नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है? तो ये जो है आपका गेहूं का, किसका है? फेलेरिस माइनर गेहूं का मुख्य खरपतवार है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? निम्नलिखित कथन में कौन सही है कथन कांड का? देखिए यहां पर देखिए कथन क्या है कि विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है। ये सही है। कारण उसमें वसा वसा रहित ठोस पदार्थों की अधिकता रहती है। ये कथन आपका गलत है। देखिए कारण सही है, परंतु सॉरी कथन सही है, जो कारण है वो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है, किंतु उसमें वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की कमी होती है। आगे देखते हैं, दो सूचियां हैं, नस्ल और पशु। तो देखिए यहां मिलान कर लेते हैं। अमृत महल जो नस्ल है ये गाय की है, काला हांडी भैंस की है, चोकला भेड़ की है, झकराना झकराना बकरी की है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर देख लेते हैं। देखिए लूनीश्री धान की प्रजाति है, आइशो प्रोटीयूरान शाकनाशी है, गिरजा गोमती गेहूं की प्रजाति है, लैथीरिजम लैथीरिजम जो है डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड एसिड है। अगला है कथन कारण है। देखिए हिंदू मुस्लिम तत्वों का समन्वय जौनपुर के स्थापत्य में दिखाई देता है। कथन सही है। कारण सरकी शासकों ने हिंदू मंदिरों को समाप्त कर मस्जिदें बनवाई। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही हो रहा है, क्योंकि हिंदू मंदिरों को समाप्त कर मस्जिदें बनवाई। इसीलिए क्या होता है कि जो जौनपुर के स्थापत्य है उसमें हिंदू मुस्लिम तत्वों का समन्वय दिखाई पड़ता है। तो कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सी स्थापत्य जो है कहां पर स्थित है। देखिए मांडू का किला कहां पर है? मालवा मध्य प्रदेश। मुखलिस खलिश मस्जिद आपका जौनपुर में है। हौजे खास फिरोज शाह में है। जहाज महल होशंग शाह में है, होशंग शाह। देखिए नहीं, मुखलिस खालिश मस्जिद जौनपुर में है, हौजे खास फिरोज शाह ने बनवाया और जहाज महल होशंग शाह ने बनवाया। आगे बात करते हैं। अगला है कथन, 25 नंबर क्वेश्चन है कथन कांड का। कथन है कि हुसैन शाह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। सही है, कथन सही है। कारण इसके शासनकाल में बंगाली साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। कारण भी सही है, दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, हुसैन शाह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था तथा उसके शासन काल में बंगाली साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुप्तोत्तर समाज से संबंधित हैं, तो इस पे हमें विचार करके सही उत्तर बताना है। कथन कांड का कथन क्या है? अनुलोम अंतरजाति विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी। इस नियम की पुष्टि पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों तथा अलबरूनी के विवरण से होती है। ये आपका सही है। कथन कारण आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष के लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। तो कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन। देखिए अनुलोम अंतरजाति विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी। इस नियम की पुष्टि पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों तथा अलबरूनी के विवरण से होती है। आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष के लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। यह सभी गुप्तोत्तर कालीन की या काल की सामयिक तथा आर्थिक दशा है। निम्नलिखित चालुक्य शासकों को उनके शासन क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चालुक्य शासकों को तो देखिए इन पांचों को सबसे पहले इसमें चामुंड राज आते हैं। चामुंड राज पहले आते हैं, फिर दुर्लभ राज, फिर आपके भीम प्रथम आते हैं, फिर कर्ण है और सबसे लास्ट में कुमारपाल है। तो देखिए चामुंड राज 5, दुर्लभ राज 4, फिर भीम प्रथम 1, फिर कर्ण 2, फिर कुमारपाल 3। तो आपका 5 4 1 2 3 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाल वंश के शासकों को उनके शासन क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 5 शासक हैं पाल वंश के। तो देखिए सबसे पहले देवपाल आते हैं। सबसे पहले देवपाल हैं, फिर नारायण पाल है, फिर नयपाल है, फिर रामपाल है, फिर गोविंद पाल है। तो देखिए इसमें देवपाल है, देवपाल, फिर आपका नारायण पाल, देवपाल के बाद
नारायणपाल, देवपाल, नारायणपाल 5, न्यायपाल 2, फिर आपके गोविंदपाल, फिर सबसे लास्ट में रामपाल आते हैं। नहीं, रामपाल के बाद सबसे लास्ट में गोविंदपाल आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान नहीं था? कौन महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान नहीं था? तो देखिए इसमें से अशजदी, बैहाकी, तुसी, ये सभी जो है महमूद गजनवी के दरबार संबंधित थे, परंतु मलिक खुसराव जो है इनके दरबार संबंधित नहीं था। ये महमूद गजनवी नहीं बल्कि मलिक खुसराव जो है मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत में पंजाब का शासक था। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना, सल्तनत काल से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड आगे आइए। मुस्तौफी ए मुमलिक मुस्तौफी ए मुमलिक, ये राज्य के खर्चों की जांच करना इनका कार्य था। शरे जादार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। मुंशिफ ए ममलिक, ऊपर मुस्तैफी ए मुमलिक है, ये मुंसिफ ए ममलिक है, महालेखाकार। अमीर ए दाद, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, बलबन ने कुलीनता पर अधिक महत्व दिया, उसने निम्न कुल में जन्मे सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों में उच्च स्थान दिया। ये कथन आपका गलत है ये, ठीक है। कारण, बलबन का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार संगठित था, वह उनके शिष्टाचार और औपचारिकताओं को सावधानी से ग्रहण करता था। तो कथन गलत है, कारण वाला हिस्सा सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बलबन ने कुलीनता पर अधिक महत्व दिया था, उसने निम्न कुल में जन्मे सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों से निकाल दिया था, वो उनसे मिलना नहीं चाहता था। बर्नी के अनुसार बलबन कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार वाला व्यक्ति देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो उठती है। मलिक कपूर द्वारा होयसल राज्य पर आक्रमण करने के दौरान वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? बीरबल्लाल। जब मलिक कपूर ने होयसल पर आक्रमण किया तो उस समय वहां पर शासक बीरबल्लाल था। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस्लामी कानून के अनुसार दंड नहीं है? देखिए, हद, किसास, ताजीर ये दंड है, परंतु कियास जो है दंड नहीं है। देखिए, इस्लामी कानून के अनुसार दंड 3 प्रकार के हैं। हद वह दंड है जिसकी सीमाएं कुरान और हदीस में दी गई हैं, यह दंड परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसास इसका अर्थ है प्रतिकार, यह दंड कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया हो वह उसका उत्तराधिकारी अपराधों को माफ कर सकता है। ताजीर, वह अपराधी जो हद या किसास के अंतर्गत नहीं आते उनको इस प्रकार के दंड के अंतर्गत दंडित किया जाता है, इसका लक्ष्य अपराधी को सुधारना है। जबकि जो कियास है, कियास इनसे संबंधित में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, देखिए कथन क्या है? अलाउद्दीन के आर्थिक नियम या बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी बरनी की तारीख फिरोज शाही से मिलती है। सही है। कारण, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को सल्तनत युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है। दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा। जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है इन 3 कथनों में? तो आप देखें, टीपू का अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। टीपू को अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। सही है। टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह भी सही है। मंगलौर, मोली दरबार, गाजियाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण कराया था। ये 3 के तीनों आपके सही हैं। 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। अपने पिता हैदर अली के विपरीत टीपू ने खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की तथा 1787 ईस्वी में अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। अगला, निम्नलिखित को उनके घटनाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को उनके घटनाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 घटनाक्रम है। देखिए, इसमें गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में होती है, बंदा बहादुर की हत्या 1716 में, भैरोवाल की संधि 1846 में, चिलियानवाला युद्ध 1849। तो सन याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में होती है, बंदा बहादुर की हत्या 1716 में होती है, भैरोवाल की संधि 1846 में होती है, चिलियानवाल युद्ध जो है 1849 में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों को उनके घटना क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 5 आंदोलन है। तो यहाँ पे देखिए, बहावी आंदोलन सबसे पहले होता है। इसमें इन 5 में सबसे पहले बहावी आंदोलन 1820 से 70 में, कूका आंदोलन 1860 से 1870,
फिर तीसरे पे पाइक विद्रोह आता है 1904 में, मुंडा विद्रोह 1893 से 1900, चेचू आंदोलन 1920, चेचू आंदोलन 1920। तो यहां पर देखिए 41523, एक सेकेंड, इसमें देखिए इसमें क्रम क्या रहेगा, बहावी आंदोलन पहले आएगा, फिर कुका आंदोलन, फिर आपका मुंडा विद्रोह आएगा, तीसरे पे आपका मुंडा विद्रोह आएगा, फिर आपका पाइक विद्रोह आएगा, फिर चेचू आंदोलन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है निम्नलिखित को उनके घटना क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 कमीशंस हैं, इनको देखिए। इन चारों में सबसे पहले क्या आता है, रैले कमीशन 1902 का है, रैले कमीशन 1902 का है, लॉर्ड कार्जन के समय का है। हार्टोग समिति 1929 का है, वर्धा योजना 1937 का है और सार्जेंट योजना 1944 का है। निम्नलिखित के उनके घटना क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 चीजें हैं। इन चारों में आप देखिए यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1909 में होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1909 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का है। एक सेकेंड, इसमें एक मिनट। रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खुलता है 1857 में। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851, फिर दूसरे नंबर पर अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खुलेगा 1857 में, और फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 आएगा, फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी 1909 में। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन 2143 आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, स्थल और देश, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए पोटाला तिब्बत में है, पोटाला तिब्बत में है, फ्लीट स्ट्रीट यूके में, स्पिंक्स मिस्र में, मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया में। फिर से 2 सूचियां हैं, देश और राजधानी। तो देखिए यहां पर आपका कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगाटा। क्रोशिया की राजधानी जगरीब है, जगरीब। ग्रीस की एथेंस है, लीबिया की त्रिपोली है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, देखिए माउंट नरोदनाया ये रूस में है। माउंट इवान कनाडा में नहीं बल्कि यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गोरा कुरुमंडी ताजिकिस्तान में है। माउंट हाकू जापान में। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं, माउंट इवान कनाडा में नहीं यूएसए में है। अगला है वह अपने साथ सूखा, भारी वर्षा, गर्मी और ठंड के तीव्र दौरों या चक्रवाती तूफानों की अधिक घटनाओं के रूप में असमानताओं के साथ ऋतुओं के विपरीत मौसम के प्रतिरूप लाता है। यह विशेषता है किसकी, एल नीनो की। किसकी है, एल नीनो की ये विशेषता है। सूखा, भारी वर्षा, गर्मी और ठंड के तीव्र दौरों या चक्रवाती तूफानों की अधिक घटनाओं के रूप में असमानताओं के साथ ऋतुओं के विपरीत मौसम के प्रतिरूप लाता है। यह विशेषता एल नीनो की है, एल नीनो की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, शीत ऋतु में हिंद महासागर के ऊपर जब उच्च दाब की स्थिति बनती है तब इस बात की संभावनाएं रहती हैं कि आने वाला मानसून अच्छा रहेगा और पर्याप्त वर्षा होगी। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय जेट प्रवाह के आवाधिक संचलन मानसून के आगमन और प्रस्थान के बहुत ही उपयोगी सूचक होते हैं। तो दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। देखिए शीत, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ना, केवल दूसरा सही है। देखिए शीत ऋतु में हिंद महासागर के ऊपर जब निम्न दाब की स्थिति बनती है तब इस बात की संभावना रहती है कि आने वाला मानसून अच्छा रह गया और पर्याप्त वर्षा होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, उच्च दाब की स्थिति जब बनती है, ठीक है, तो निम्न दाब की स्थिति बनती है तब होता है जब यही दबाव अपनी सामान्य स्थिति से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे एलनिनो वर्षों में होता है, तब भारत में मानसून से कम वर्षा होती है। उपोष्णकटिबंधीय जेट प्रवाह के आवाधिक संचालन पीरियोडिक मूवमेंट मानसून के आगमन और प्रस्थान के बहुत ही उपयोगी सूचक होते हैं। प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसे मैगलन जल संधि, कौन सी, मैगलन जल संधि जोड़ती है प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मैगलन जल संधि।
अगला है, इनका विस्तार संपूर्ण आकाश में महीन सफेद चादर की तरह रहता है। इनकी उपस्थिति से आकाश का रंग दुधिया दिखाई देता है। इन मेघों के कारण दिन में सूर्य व रात्रि में चंद्रमा के चारों प्रभाव मंडल की रचना होती है। यह विशेषताएं किस मेघ की हैं? तो यह विशेषताएं जो हैं आपकी किसकी हैं? पच्छाद स्तरीय मेघ की है। पच्छाद स्तरीय मेघ की विशेषताएं हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, तो पच्छाद स्तरीय मेघ, इनका विस्तार संपूर्ण आकाश में महीन सफेद चादर की तरह रहता है। इनकी उपस्थिति से आकाश का रंग दुधिया दिखाई देता है। इन मेघों के कारण दिन में सूर्य व रात्रि में चंद्रमा में चारों ओर प्रभामंडल की रचना होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया के राज्य, उनकी राजधानी। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डरविन है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डरविन है, तो ए वाला आपका सही है। क्वींसलैंड की राजधानी सिडनी नहीं बल्कि ब्रिस्बेन है। उत्तरी क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी है। और विक्टोरिया की राजधानी क्या है? एडिलेड है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गारवी श्रेणी न्यूजीलैंड में है। स्टुअर्ट मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। जोलन पर्वत यूरोप में है। हार्ज पर्वत इंग्लैंड में नहीं है। हार्ज पर्वत जो है आपका जर्मनी में है। पोलैंड एवं जर्मनी की रेखा को क्या कहते हैं? पोलैंड और जर्मनी की रेखा को मैग्नेट हिंडरबर्ग रेखा क्या कहते हैं? हिंडरबर्ग रेखा कहते हैं, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये आइसलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप जो है वो आइसलैंड को कहते हैं। देखिए, आइसलैंड उत्तरी महासागर में ध्रुवीय वृत्त के निकट एक द्वीपीय देश है। गर्म गल्फ धारा के प्रभाव से यहाँ सर्दी कम हो जाती है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में लगातार कई सप्ताह तक रात में भी दिन का प्रकाश रहता है। इसी कारण इस द्वीप को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है आपका, देखिए, कथन है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें। सही है। कारण, ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के क्षेत्रों में कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई श्रेणी आदि में भी विस्तृत है। तो कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय व प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती हैं। अरावली श्रेणियां बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जास्कर व कुमाऊं पर्वत श्रेणियां स्पीति घाटी के निकट शिखरों तथा गर्दों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि हिमालयी नदियों में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। सही है। कारण, इनके सदा नीरा होने के कारण ये मैदानी क्षेत्र में नौकायान हेतु वर्ष भर उपयुक्त हैं। ये सही है, दो के दोनों कथन सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, मतलब अरब सागर की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो देखिए, इसमें से भरतपुजा, शरावती, पेरियार, साबरमती, माही, डाडर, ये सभी के सभी क्या है? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, परंतु आपकी पलार जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, देखिए, कथन है कि कोशी एक पूर्ववर्ती नदी है। सही है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते हुए पश्चिम की ओर से तमूर तथा पूर्व की ओर से कोशी में आकर मिल जाती है। तो पहला कथन सही, दूसरा वाला गलत है। तो इसलिए कथन सही परंतु कारण गलत है, सी ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, कोशी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर से इसमें शुनकोशी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोशी आकर मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने के प्रवृत्ति कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है आपका, देखिए, कथन है मेघना की मुख्य धारा की सहायक बराक नदी का उद्गम मणिपुर के माउंट जापो से होता है। कारण, बराक बेसिन में माशिनराम और चेरापूंजी है जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। कथन कांड दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कांड जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? कौन सा गलत है? परियोजना और किस नदी पर है? तो देखिए, करदम कुल्लाई परियोजना मेघालय की है। निजाम सागर परियोजना मयूराक्षी नदी की नहीं है। निजाम सागर परियोजना जो है ये मंजरी नदी की है। कहाँ की है? मंजरी नदी की है, तो बी वाला सही नहीं है। ख्वाब परियोजना सतलज नदी की है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी की है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए आप, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है, सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र जो है ये दिल्ली में नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज। अगला है, देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व कौन सा था? तो ये आपका हैली है, हैली। 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मालकम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में इसका नया नामकरण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। आगे बढ़ते हैं, देश का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये जो है आपका कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। देश का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र जो है या कहाँ स्थापित हुआ था? थर्मल पावर प्लांट, तो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद, हुसैन सागर ताप विद्युत संयंत्र हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? देखिए, एस्बेस्टोसिस फेफड़े की पुरानी बीमारी, एंजियोडेमा त्वचा की गहरी परत की सूजन, सही है। एडिशन रोग, अधिवृक्क ग्रंथि क्षति, अधिवृक्क एडर्नल ग्लैंड डैमेज, ये सही है। एक्यूट कोलिकस्टिसिस फेफड़ों में सूजन, ये आपका सही नहीं है क्योंकि ये गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग से संबंधित है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विटामिन B2 की खोज की थी? तो विटामिन B2 की खोज किसने की थी? हेनड्रिक ने। किसने की थी? हेनड्रिक ने की थी, ठीक है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जो ऊर्जा उत्पादन, सेलुलर फंक्शन और उपापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये D.T. स्मिथ और E.G. हेनड्रिक ने 1926 में खोज की थी इसकी। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है? देखिए, साइफिल्स, मेनिंजाइटिस और बोटुलिज्म, ये तीनों जो है आपकी बैक्टीरिया से होती हैं, परंतु टोक्सोप्लाज्मोसिस ये जो है आपका ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ठीक है। बोटुलिज्म जो होता है जो शरीर की नसों पर हमला करती है और सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में पक्षपात कराती है। यह विष क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण जो है डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। देखिए, वैसोप्रेसिस की कमी से जो है डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसका अर्थ है निर्जलीकरण, क्योंकि यह गुर्दे पर काम करता है और डिस्टल ट्यूबल से पानी के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पायरुविक अम्ल का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन पायरुविक अम्ल का कार्य है? तो आप इसमें देखिए दो चीजें दी गई हैं। शुगर मेटाबॉलिज्म में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है पायरुविक अम्ल, ठीक है। तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा, मांसपेशियों में यह परिश्रम के दौरान लैक्टिक एसिड में अधिक हो जाता है, ये नहीं सही है। देखिए, पायरुविक एसिड जो है सबसे सरल अल्फा कीटो एसिड है। कीटो एसिड शुगर है, उपापचय में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद है। ग्लूकोज का अवायवीय अपघटन है। मांसपेशियों में यह परिश्रम के दौरान लैक्टिक एसिड में कम हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है? अधिक हो जाता है, तो ये कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुर्दा क्या उत्सर्जित करता है? गुर्दा जो है आपका यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों को ही उत्सर्जित करता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिक जो होता है आपका या किडनी के सबसे मुख्य अपशिष्ट उत्पादों के दो उदाहरण यूरिया और क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो सामान्य मांसपेशियों की गतिविधि के परिणामस्वरूप बनता है। यूरिया प्रोटीन और अमीनो एसिड के टूटने का बाई प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, पेंसिलिन कवक से मिलता है, इंसुलिन इपियाक के पौधे से मिलता है। नहीं, इंसुलिन जो है डहेलिया के पौधे से मिलता है, डहेलिया के पौधे से इंसुलिन मिलता है, तो बी वाला सही नहीं है। बिलिशिन मेहंदी से, पेंटाजोसिन अफीम से। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक और उसके सोर्स क्या है? तो देखिए, जो एंटीबायोटिक नियोमाइसिन है, इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी है। पोलीमिक्सिन का सोर्स क्या है? बैसिलस पोलीमिक्सा। क्लोरम फेनिकॉल का सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनुजली।
इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन का सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, संगमरमर कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस हाइपोसोडियम का होता है, जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक होता है, मॉडरेटर होता है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ही क्या है, एक अपरूप है, से बना होता है। भारी पानी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं जंग रहित लोहा, जंग रहित लोहा, ठीक है, बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? तो इसमें जो है आपका क्रोमियम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? जंग रहित धातु बनाने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। जंग रहित धातु बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण इकाई, महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। क्रोमियम एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से टूट जाने वाला धातु है। इसे पॉलिश करने पर यह अत्यधिक चमकीला बन जाता है और आसानी से नहीं धुलता है, धुदलाता है, मतलब हल्का नहीं होता है, फेडेड नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।